नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सल्ट विधायक महेश जीना ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए 2 सगे भाइयों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि खुमाड़ के जाबाजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने शहीद स्थल खुमाड़ पर हेलीपैड बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि शहीदों के गांव के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने शहीद स्थल पर हेलीपैड बनाने के लिए ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने की अपील भी की है। अभी ऐसा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के को भी यहाँ आना था, लेकिन अचानक ही कुछ आवश्यक काम पड़ने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश मिला है और जल्द ही हम एक और प्रोग्राम लगा के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि कुछ घोषणाएं मेरी तरफ से आप कर देना, लेकिन मैंने इसलिए जान के नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी आएँ तो छप्पर फाड़ के हमें दे के जाएँ। खाली बूंद बूंद से हमारे सल्ट का गुजारा नहीं होने वाला, और इसलिए हमने वो 2-3 घोषणाएं नहीं की, क्योंकि हमारा कम से कम 10-15 घोषणा कराने का हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी से था। और हम कोशिश करेंगे जल्दी सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा प्रोग्राम लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी हमारा चपोट महोत्सव हो जाता है, कभी हमारा माननीय देघाट में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, कभी 19 अगस्त का होता है, कभी हरियाली तीज का हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम किसी न किसी मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला के और क्षेत्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शहीद दिवस के माध्यम से सल्ट खुमाड़ को प्रतिवर्ष दर्जनों सौगातें मिलते आ रही है, और वर्तमान में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक महेश जीना जी और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में अजय टम्टा जी, दोनों ने राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से उन अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रतिवर्ष आज सल्ट लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ और विकास की गति को आगे, अभी हमने जिक्र किया कि सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आज सल्ट में निर्माण कार्यों की, सड़कों की, पेयजल की तमाम क्षेत्रों में चल रही हैं। तो निश्चित रूप से आज सल्ट की जनता ने स्वागत, अभिनंदन किया दोनों नेताओं का और उन शहीदों को श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के खुमाड़ में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए 2 सगे भाइयों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरीश रावत के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, गंगा पंचोली समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस 2027 में सत्ता में वापसी करने वाली है। इस मौके पर हरीश रावत ने सल्ट की पीड़ित किशोरी के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। हमारे अल्मोड़ा जनपद में मुख्य रूप से 4 स्थानों पर 1942 में लोग शहीद हुए। आज़ादी का आंदोलन बड़े जोर से चला है। तो ये परंपरा है कांग्रेस की से कि वो हर शहीद स्थल पर जाने के श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। सबसे पहले चंदौरा में सबसे पहले तो मैं सल्ट की शहीद भूमि को नमन करना चाहूँगी। और प्रत्येक वर्ष यहाँ इन शहीदों के नाम पर मेला लगाया जाता है और कई विकास कार्य भी शहीदों के नाम पर यहाँ पर हुए हैं। तो हमारे पार्टी के, और मैं यहाँ पर जो है सभी लोगों शहीदों के नाम पर यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहता है और शहीदों के नाम पर ही सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य भी पूर्व में भी हुए हैं और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर हों। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों तक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कोई कमी ना हो। इसके लिए राज्य सरकार लगातार मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि उनके कार्यकाल में अब तक 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों और 1000 एएनएम की भर्ती की जा चुकी है, जबकि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 वार्ड बॉय और 288 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं
3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 एनएम की भर्ती हम लोग कर चुके हैं। फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि किसी भी मरीज को कोई। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्तियां स्थापित कर अनावरण किया गया। इस दौरान सैनी समाज के देश के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार ने दोनों महात्माओं को भारत रत्न देने की मांग की है। समाज में और खासकर पूरे समाज में, पूरे देश को लेकर आप केवल सैनी समाज के नहीं, पूरे देश के और विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षक में महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम शिक्षिका हैं वो, जिन्होंने आक्रांताओं के आक्रमण के बाद पुनः शिक्षा की अलग जगाने में बहुत से लोगों को यहाँ पर एक तरह से, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, हमें कोई नहीं भाई, उन्हें रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले को राष्ट्रीय रत्न की उपाधि आज तक नहीं मिली है। हाँ, तो राष्ट्रीय रत्न की उपाधि भारत रत्न की है, भारत रत्न की, हाँ राष्ट्रीय रत्न हुई है। भारत रत्न से इनको दोनों को, महात्मा ज्योतिराव फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को सुशोभित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हम सरकार से पुरजोर मांग रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में प्रदेश के एक इलाके का जिक्र कर आरक्षण की मांग की थी, जिसका अब कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मांग है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ही ओबीसी में शामिल किया जाए ताकि पहाड़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के सभी सांसदों से अपील की है कि सभी को मिलकर यह मांग उठानी चाहिए कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया जाए ताकि पहाड़ के लोगों का भला हो सके। इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं, लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है। और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में पैनखंडा के लोगों के लिए आवाज उठाई, जिन्हें राज्य में आरक्षण दर्जा मिला हुआ है। इसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने यह मांग सदन में उठाई, इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में करनी चाहिए। उन्होंने पैनखंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं, पर वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ
एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहां पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं, सभी के सभी सांसद चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। गणेश गोंदियाल का कहना है कि बीजेपी सांसद अगर इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ इस मांग को लेकर समर्थन देगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय हैं, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है, उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों का ओबीसी और जाति क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करती है। जहां तक पेनखंडा क्षेत्र का मामला है तो इसे सदन में उठाया और इस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहाँ तक पेनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राज्यसभा विषय को उठाया। उत्तराखंड के पर्वतीय कई क्षेत्रों को ओबीसी में शामिल किया गया है, लेकिन गणेश गोंदियाल का कहना है कि किसी एक क्षेत्र को शामिल करने से पहाड़ का भला नहीं होने वाला, बल्कि पूर्व पर्वतीय क्षेत्र को ही ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। गणेश गोंदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी मांग कहीं न कहीं पहाड़ को राहत देने वाली है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा यह उनकी मांग पर सबसे पहले तो राज्य सरकार को ही विचार करना होगा, उसके बाद मामला केंद्र के पास जाएगा। ऐसे में क्या राज्य सरकार गणेश गोंदियाल की मांग पर विचार करेगी, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश में ठेकेदार 19 सूत्रीय मांगों के निराकरण नहीं होने तक अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। कोटद्वार में पर्वतीय ठेकेदार संघ डुगड्डा के बैनर तले पूरे प्रदेश से ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी डुगड्डा कार्यालय पर बैठक की। इस बैठक में आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। इस मौके पर ठेकेदार संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आपदा कार्यों का बहिष्कार भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि संघ की ओर से पूर्व में ज्ञापित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विधायकों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सरकार में बैठे सभी विधायक ये भूल गए हैं कि वो भी उत्तराखंड के हैं और प्रदेश में बाहरी ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, जिस पर सभी विधायक चुप बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार बाहर के ठेकेदार और कंपनियों को टेंडर देना बंद नहीं करती, तब सभी ठेकेदार हड़ताल पर रहेंगे। ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है और आज की तारीख में अगर पहाड़ों में पलायन किसी ने रोका है तो वह है ठेकेदार। लेकिन ठेकेदार के लिए आज इतनी नियमावली प्रदेश सरकार ने दे दी है कि वो ठेकेदार बहुत मायूस हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है। जो टेंडर लगते हैं वो इतने नियम कानून के साथ बड़े बड़े लगने लगे कि प्रदेश के जो छोटे ठेकेदार हैं काम नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सरकार को आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि एक ठेकेदार अपने साधन संसाधन से सरकार की जो भी विकास की नीतियां हैं उनको धरातली रूप देता है, तब जाके सरकार के विकास कार्य पूरे प्रदेश को दिखाई देते हैं। लेकिन वही ठेकेदार, पहली बात तो जो नियम नए आए हैं जिनके अनुसार बड़े बड़े टेंडर लग रहे हैं, कल को बेरोजगार हो जाएगा, वो काम ही नहीं मिल पाएगा। तो पलायन की समस्या तो पहले से बनी हुई है। जैसे हमारा ये ठेकेदारों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि आज उत्तराखंड के अंदर जो हमारी पूरी सरकार में 70 के 70 विधायक बैठे हैं
वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर सब बाहर के ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसी वजह से हमारा पूरा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड एक सिर्फ ठेकेदारी एक व्यवसाय है, न तो नौकरी है, न कोई ऐसा कोई व्यवसाय उत्तराखंड के अंदर की जिससे हम अपना भरण पोषण कर सके। मात्र एक ठेकेदारी है जो हमारे सदियों से चला आ रहा था। लेकिन आज के जो दौर में जो सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा जो आज बाहर के ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टेंडर लगा करके और बाहर के ठेकेदारों को, बाहर की कंपनियों को काम दिया जा रहा है, उसके विरोध में पूरा प्रदेश के ठेकेदार जो है एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पास अपनी परिवार को पालने के लिए संकट गहरा गया है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हमारा सारे प्रदेश के ठेकेदारों से एक ही कहना है कि भाई जब तक ये छोटी निविदाएं नहीं लगाएंगे, बड़ी निविदाओं को छोटी नहीं करेंगे और बाहर के ठेकेदारों को उत्तराखंड से बाहर नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। हरिद्वार के नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में स्थानीय लोगों ने एक बच्चा चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने व्यक्ति पर एक बच्चे के अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही आरोपी को पुलिस को भी सौंप दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून के जिला अधिकारी सवीन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। बता दें कि सवीन बंसल ने पिछले दिनों ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज संभाला है। इसी के चलते डीएम सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। सो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएमएस साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी डिफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को निदान कर दें। और जब नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑफ सीएमएस एंड सीएमओ साहब कि यहाँ पे हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आज हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक हादसे के दौरान सच साबित हुई है। दरअसल बहादुराबाद सिडकुल हाईवे पर एक बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गया। गनीमत रही कि व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गया। बता दें कि करीब 10 मिनट तक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे फंसी रही और मौके पर पहुंचे राहगीरों ने व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया। भगवानपुर क्षेत्र में बना रोडवेज का बस अड्डा अब बस शॉपिंग बनकर रह गया है। इस बस स्टैंड में कोई भी रोडवेज की गाड़ी आकर रुकती नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर ही रोडवेज बसों का इंतजार करना होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह बस अड्डा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आदर्श बस स्टैंड का निर्माण किया गया, जो आज शोपीस बनकर रह गया। इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बस स्टैंड तो है, मगर इस बस स्टैंड में कोई भी रोडवेज की गाड़ी आकर स्टॉप नहीं करती, जिस कारण यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर ही रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता है। सर वहाँ पे बसें नहीं रुकती और धूप में, बारिश में हमें वेट करना पड़ता है। वहाँ बसें नहीं रुकती, इसलिए यहीं जल्दी आके रुकती है बसें, यहीं वेट करते हैं बसों का। वहाँ पे कुछ बस नहीं जाती है वहाँ पे? नहीं सर। तो सिर्फ शोपीस बनकर रह गया हो? जी सर। सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि भारी बारिश या फिर चिलचिलाती धूप में खड़े होकर ही बस का इंतजार करना पड़ता है।
यात्रियों को शौचालय के लिए भी काफी परेशानी होती है। मौजूदा वक्त में बस स्टैंड में रात के समय रुड़की देहरादून से होकर गुजरने वाली रोडवेज बस विश्राम के लिए आती है। अगर परिवहन विभाग इस तरफ ध्यान देकर इस रूट से गुजरने वाली बसों के चालक और परिचालकों को रोडवेज बस स्टैंड पर ही बस रोकने के आदेश दे तो यात्रियों की इस समस्या का समाधान हो सकता है। स्थानीय निवासी नासिर परवेज का कहना है कि बीजेपी की सरकार कोई विकास नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कांग्रेस के कार्यकाल में निर्माण हुआ, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए, इस क्षेत्र की एक बहुत ज़रूरत के रूप में बस अड्डे का निर्माण कराया गया माननीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा और कांग्रेस सरकार के द्वारा ये बस अड्डे का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से ये एक बहुत सख्त ज़रूरत थी क्षेत्र के लोगों की, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है ये निर्माण हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जितने भी काम कांग्रेस के टाइम में हुए उनको कहीं ना कहीं अटकाने का काम इस सरकार ने किया है और ये जनता की समस्याओं से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ये हमने अधिकारियों को एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार जी के माध्यम से भगवानपुर बस स्टैंड का मुद्दा कई बार उठा लिया, ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री है उसके कान में जूं नहीं रेंगती, वो तेल घेर के सोया हुआ है इसमें। यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हो वो शायद, कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे और तब हम ये इस बिल्डिंग का उपयोग करें। शायद उसी से ही ये उद्घाटन करवाना चाह रहे बड़ी दुर्घटना से। जब यहाँ से 2012 में सुरेंद्र राकेश जी कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री बने तो ये प्राथमिकता थी कि यहाँ से भगवानपुर में एक रोडवेज बस स्टैंड भी होना चाहिए। स्वीकृति उन्होंने दिला दी, बजट पास हो गया था। धीरे धीरे करके इन लोगों ने 10 साल में उस बजट से बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वो बिल्डिंग अब धूल फांक रही। वो इंतज़ार कर रही कि मेरा कोई फीता काटने वाला आ जाए, यहाँ बस रुक जाए। हमारे बच्चे सहारनपुर जाते हैं, यात्री सहारनपुर जाते हैं। भगवानपुर से रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में यात्री निकलते हैं देहरादून, सहारनपुर, रुड़की, अन्य क्षेत्रों के लिए। यहाँ सब बसें आती हैं, देहरादून से दिल्ली वाली आती हैं, हरिद्वार वाली आती हैं, सहारनपुर जाने वाली, अम्बाला जाने, हरियाणा, हिमाचल जाने वाली सारी बसें यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है भगवानपुर का कि यहाँ पर एक भी बस नहीं रुकती। करोड़ों रुपए की लागत से आदर्श बस स्टैंड का निर्माण हुआ, फिर भी स्थानीय लोगों को फायदा नहीं हो रहा और ऊपर से बीजेपी और कांग्रेस वाले इसे लेकर राजनीति कर रहे। जरूरत है कि बस स्टैंड का इस्तेमाल हो ताकि क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले, और अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो फिर करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए गए, इसका जवाब कौन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।